हेलो बच्चों, चलिए हम ये टॉपिक देखते हैं एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड क्या होती है हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम ये कोई प्लेनेट ले लेते हैं, कोई भी प्लेनेट हो सकता है, अर्थ भी हो सकता है क्योंकि अर्थ भी एक प्लेनेट है। और अर्थ जो है इसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा क्योंकि एक बॉडी है और कोई भी जो बॉडी होती है उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तो मान लीजिए ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब प्लेनेट की सरफेस पर से या अर्थ की सरफेस पर से हम इस बॉडी को, ये जो बॉडी है इस बॉडी को अर्थ की सरफेस पर से या किसी प्लेनेट की सरफेस पर से इस बॉडी को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे ताकि ये इस प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए और कभी भी पृथ्वी पे ना आए, कभी भी वापस प्लेनेट के ऊपर ना आए। तो जिस मिनिमम स्पीड के साथ, जो मिनिमम स्पीड चाहिए जिसके साथ हम इस बॉडी को अगर फेंकें और ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए प्लेनेट के से, वापस कभी भी ना आए, तो वो जो मिनिमम स्पीड जिसके साथ आपने बॉडी फेंकी थी, वो मिनिमम स्पीड जिसके साथ बॉडी को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका था, वही क्या कहलाती है? एस्केप स्पीड। तो आपको समझ में आया होगा कि एस्केप स्पीड क्या होती है। क्लियर? मिनिमम स्पीड जिसके साथ आप किसी बॉडी को अर्थ सरफेस पर से या किसी प्लेनेट की सरफेस पर से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकें और वो अर्थ ग्रेविटेशनल या प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए, वापस कभी भी उस प्लेनेट के ऊपर ना आए, तो वो मिनिमम स्पीड जिसके साथ आपने बॉडी को फेंका था वो एस्केप स्पीड कहलाती है। एस्केप स्पीड ऑन अर्थ, कोई प्लेनेट भी हो सकता है और एनी प्लेनेट। एस्केप स्पीड ऑन अर्थ और एनी प्लेनेट is defined as the minimum speed with which a body has to be projected vertically upward from the surface of earth or any planet so that it just crosses the gravitational field of earth
or that planet and never returns on its own। यानी एस्केप स्पीड जो है वो मिनिमम स्पीड होती है जिसके साथ किसी बॉडी को आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं अर्थ सरफेस से, ताकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है अर्थ का उसको क्रॉस कर जाए और कभी भी अपने आप वापिस पृथ्वी पर ना आए। तो चलिए करते हैं इसको। चलिए, ये अर्थ सरफेस है और इस अर्थ सरफेस के ऊपर हम जो है ये बॉडी ले रहे हैं। तो ये अर्थ सरफेस थी, इसके ऊपर हमने ये बॉडी ली। अब जो हमने अर्थ ली है उस अर्थ की रेडियस मान लेते हैं r है और अर्थ का जो मास है वो m है। अर्थ जो है वो हमने कंसीडर कर ली है, उसकी रेडियस r और उसका मास कैपिटल M। हमने एक बॉडी उसकी सरफेस के ऊपर ली है और जो बॉडी ली है उसका मास स्मॉल m है। अब हम इस बॉडी को यहाँ से थ्रो करेंगे इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक क्यों? क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो इन्फिनिटी तक होता है, इसलिए इस बॉडी को हम थ्रो करेंगे इन्फिनिटी तक। तो चलिए, ये जो अर्थ जो है इसका सेंटर हम O मान लेते हैं। O क्या है? अर्थ का सेंटर। और बॉडी, जो ये बॉडी जिसका मास M है, जो हमने अर्थ सरफेस के ऊपर रखी हुई है, तो जिस पॉइंट पे रखी है उस पॉइंट का नाम A दे देते हैं। तो ये OA जो लाइन है इसको चलिए हम एक्सटेंड करते हैं। OA लाइन को एक्सटेंड करते हैं और इस लाइन के ऊपर जो OA लाइन हमने एक्सटेंड की है, इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट ले लेते हैं। एक P पॉइंट ले लिया हमने जिसकी डिस्टेंस अर्थ सरफेस से, ये जो P पॉइंट है इसकी डिस्टेंस अर्थ सरफेस से x मान लेते हैं और एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं Q और P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो dx ले लेते हैं। तो शुरुआत में मान लेते हैं ये जो m मास बॉडी है, ये जो बॉडी है जिसका कि मास क्या है m, ये जब ये m मास बॉडी यहाँ पे होगी P पॉइंट पर, ये बॉडी जब P पॉइंट के ऊपर होगी तो उस समय इस बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा? देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी एट P। तो जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा G M अपॉन x स्क्वायर। और ये जो फोर्स इस बॉडी के ऊपर लग रहा है ये अर्थ की तरफ लग रहा है, इधर।
इस बॉडी को P पॉइंट से हम Q पॉइंट पे ले जाना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिए, फोर्स जो लग रहा है बॉडी पे वो अर्थ की तरफ लग रहा है, क्योंकि अर्थ इस बॉडी को अट्रैक्ट करेगी इतने फोर्स से। लेकिन हम इस बॉडी को इधर ले जाना चाहते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमें इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो कम से कम इसी फोर्स के बराबर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एटलीस्ट इतना फोर्स तो आपको लगाना ही पड़ेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इस बॉडी पे हम जो फोर्स लगाएंगे वो ये फोर्स ही लगाएंगे, इतना ही। बॉडी को कहाँ लेके जाएंगे? Q पॉइंट पे। तो इस दौरान वर्क डन कितना होगा वो देखते हैं। वर्क डन, और चूंकि ये थोड़ा ही काम होगा क्योंकि थोड़ी सी डिस्टेंस है, इसलिए लिख सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग बॉडी फ्रॉम P to Q। तो ये जो वर्क डन होगा ये DW होगा। ये कितना होगा? फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उनका डॉट प्रोडक्ट। देखिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड F ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट का dx रहेगा, और डॉट है इसलिए कोस थीटा। लेकिन यहाँ फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं हम, और बॉडी भी उधर ही मूव कर रही है, इसलिए एंगल आएगा 0, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। इसलिए जो वर्क डन होगा वो वर्क डन हो जाएगा F dx। F की वैल्यू वो ऊपर है, कितनी है? m अपॉन x स्क्वायर, और ये dx। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो ये होगा। लेकिन बॉडी को तो हमें कहाँ से लेके जाना है? बॉडी को तो हमने अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी पे लेके जाना है। तो अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी पे ले जाने में कितना वर्क डन होगा वो देखते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग a body from earth surface to infinity। कितना वर्क डन होगा वो W होगा। ये आपका जो DW है इसका इंटीग्रेशन करें, यानी GM अपॉन x स्क्वायर dx, इसको आप इंटीग्रेट कर दें। और बॉडी को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं। तो अर्थ सरफेस देखिए कितनी डिस्टेंस बन रही है? r। ये अर्थ सरफेस से मतलब r दूरी से कहाँ तक ले जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक। ये कितना हो जाएगा? g कांस्टेंट है, कैपिटल M कांस्टेंट है, स्मॉल m कांस्टेंट। इंटीग्रेशन r टू इन्फिनिटी x की पावर -2 dx। तो जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m इंटीग्रेशन r टू इन्फिनिटी x की पावर -2 dx। इसे हल करेंगे तो आएगा G कैपिटल M स्मॉल m, और ये आएगा -1 अपॉन x। इसका इंटीग्रेशन कर लेना, ये आएगा, और r टू इन्फिनिटी। ये आएगा आपका -G कैपिटल M स्मॉल m
1/x r टू इन्फिनिटी। तो वर्क डन हो जाएगा -GM अपर लिमिट यूज करेंगे तो 1/∞ -1/r। और आप जानते ही हैं 1/∞ जो होता है ये 0 होता है। ये जो वैल्यू पुट करेंगे तो जो वर्क डन है वो आएगा -GM 0 -1/r। तो हो जाएगा W = GM/r। ये वर्क डन हमें करना पड़ेगा बॉडी को अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी तक फेंकने में। अब जो ये वर्क डन जो हम कर रहे हैं ये किस कॉस्ट पे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, जरा ये समझे। देखिए बॉडी को तो हम यहाँ से फेंकेंगे और बॉडी को तो हम एक ही बार वेलोसिटी देंगे। तो यहाँ से हम बॉडी को फेंकेंगे तो बॉडी को हम क्या दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं। तो जो ये वर्क डन हो रहा है ना, बॉडी जो यहाँ से यहाँ तक जो जा रही है उस दौरान जो वर्क डन हो रहा है वो किस कीमत पे हो रहा है, यहाँ पर हम उसको जो काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं ना उसकी कीमत पे हो रहा है। तो जो बॉडी को हमने काइनेटिक एनर्जी दी उसकी कीमत पे ये वर्क डन हुआ है। तो चलिए मान लीजिए बॉडी को जब आपने यहाँ से फेंका उस समय उसकी जो स्पीड थी, और चूंकि जब आप उस स्पीड से फेंक रहे हैं तो बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा रही है, तो जिस भी स्पीड से आपने फेंका वो क्या कहलाएगी, एस्केप स्पीड। तो चलिए मान लेते हैं कि जो एस्केप स्पीड है वो क्या है, ठीक है। लेट VE इज द एस्केप स्पीड। तो अगर VE एस्केप स्पीड है तो फिर काइनेटिक एनर्जी आपने उस बॉडी को कितनी दी, तब बॉडी को आपने काइनेटिक एनर्जी दी, वो दी आपने 1/2 mv²। और इसी काइनेटिक एनर्जी के दम पे ये वर्क डन हुआ है, इसलिए ये काइनेटिक एनर्जी इसी के बराबर होनी चाहिए, 1/2 mv² = GM/r। देखिए स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, VE² = 2, 2 उधर चला जाएगा, 2 GM/r। तो 2 GM/r ये VE के स्क्वायर के बराबर। तो VE के बराबर क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट कर दीजिए आप। तो ये हो गई आपकी एस्केप स्पीड। बट हम जानते हैं, हम पहले ही जानते हैं कि GM/r² जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है। तो अगर हम ये यूज करना चाहें इसके अंदर तो हम क्या करेंगे, देखें फिर हो जाएगा VE = √2 GM/r तो है पहले से ही, अब r से ही गुना कर दे और r से ही डिवाइड कर दे, तो ये r² हो जाएगा और ये r हो जाएगा। तो इस तरीके से VE = √2 है और GM/r² के स्थान पे स्मॉल g आ जाएगा और ये कैपिटल R। तो ये हो जाएगा एस्केप स्पीड। हमारे पास एस्केप स्पीड का फॉर्मूला ये आ जाता है, यानी इतनी स्पीड से अगर आप किसी बॉडी को फेंकेंगे प्लेनेट की सरफेस पर से तो वो कभी भी वापस नहीं आएगी।
कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस हैं वो कर लेते हैं हम। इम्पोर्टेंट डिस्कशंस। नंबर 1, देखिए बॉडी की जो एस्केप स्पीड है, ध्यान से देखिएगा, ये आपके सामने है बॉडी की एस्केप स्पीड। दो फॉर्मूले आए थे, एक ये आया था और एक ये आया था। तो बॉडी की जो एस्केप स्पीड है वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। बॉडी का मास कितना था, स्मॉल m, ना तो इसमें है ना इसमें है, क्लियर। तो एस्केप स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी। बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करेगी एस्केप स्पीड। किस पे डिपेंड करती है एस्केप स्पीड, तो देखिए यहां पे क्लियरली दिख रहा है किस पे डिपेंड कर रही है एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड डिपेंड कर रही है उस प्लेनेट के मास के ऊपर, उस प्लेनेट की रेडियस के ऊपर, उस प्लेनेट के मास के ऊपर, उस प्लेनेट के रेडियस के ऊपर, उन पे डिपेंड करेगी। एस्केप स्पीड डिपेंड अपॉन मास एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट। तो उस प्लेनेट की रेडियस और मास के ऊपर डिपेंड। अब चूंकि हर प्लेनेट की रेडियस और मास अलग अलग होता है, इसलिए हर प्लेनेट के लिए एस्केप स्पीड जो है वो अलग अलग होगी। सभी प्लेनेट के लिए एस्केप स्पीड सेम नहीं होगी। जैसे फॉर अर्थ, अर्थ के लिए देखें, फॉर अर्थ तो जो एस्केप स्पीड है वो √2g/r, यही था फॉर्मूला। तो कितनी हो जाएगी, देखिए √2g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड, और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होगी 6.4 × 10⁶। जब आप हल करेंगे, सोल्व करेंगे, तो एस्केप स्पीड फॉर अर्थ कितनी निकल के आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। देखिए बॉडी को जिस वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्लियर, मान लीजिए v क्या है, वेलोसिटी विद विच बॉडी इज प्रोजेक्टेड। तो जिस वेलोसिटी से आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, अगर वो वेलोसिटी लेस हो एस्केप वेलोसिटी से, यानी आप बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से, तो क्या होगा, वो बॉडी जो है वो वापिस अर्थ के ऊपर आ जाएगी, कुछ ऊंचाई तक जाएगी और वापिस अर्थ के ऊपर आ जाएगी। या ये भी हो सकता है कि वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगे, एक उसका प्लेनेट बन जाए, प्लेनेट नहीं एक और सैटेलाइट बन जाए।
अगर बॉडी की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है तो फिर या तो बॉडी वापस प्लेनेट के ऊपर आएगी या वो ऑर्बिट के अंदर घूमने लगेगी और क्या हो जाएगा, सैटेलाइट बन जाएगी। तो फिर दो ही ऑप्शन है, या वापस आएगी या सैटेलाइट बन जाएगी।